हेलो एवरीवन। तो हम लोग यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 4 थ्योरीज़ को डिस्कस कर लिया था। अब हम पांचवी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली हम लोग 2 फिलोसोफर्स की बात करेंगे, लेडविग फ्यूअरबैक और कार्ल मैक्स की। लेडविग फ्यूअरबैक की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाइफ की स्टोरी। सबसे पहले वो एक थियोलॉजियन थे, इसलिए गॉड वॉज हिज फर्स्ट थॉट। थियोलॉजियन थे और वो एक प्रोटेस्टेंट पास्टर यानी कि एक पादरी बनना चाहते थे। लेकिन उनका जो रिलीजन के रिगार्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना या ब्लाइंडली उस पर बिलीव नहीं करना, उसको एक रेशनल नज़रिए से देखना है, एक रीज़न होना चाहिए उसमें। और काफ़ी सारी चीज़ों को जब उन्होंने एज अ थियोलॉजियन जब नोटिस किया कि रिलीजन के अंदर ऐसी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका आंसर उन्हें एज अ रेशनल पर्सन उन्हें नहीं मिला, तो वो एक हेगेलियन बन गए। यानी कि सबसे पहले वो एक थियोलॉजिस्ट थे, बाद में वो एक हेगेलियन बन गए। देयरफॉर रीज़न वॉज हिज सेकेंड थॉट। अब हेगेलियन कौन होते हैं? हेगेलियन वो लोग होते हैं जो हेगल के फॉलोअर होते हैं, ये जो लोग हेगल की थ्योरीज पे बिलीव रखते हैं। और हेगल कौन थे? हेगल एक फेमस फिलोसोफर रहे हैं। और हाँ, तो इस तरह से वो थियोलॉजिस्ट से एक हेगेलियन बन गए। लेकिन हेगेलियन बनने पर भी उन्हें चैन नहीं मिला। मतलब हेगेलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी ऐसी क्वेश्चंस थी, ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो कि एज अ हेगेलियन वो उस पे उसके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं ढूंढ पाते थे। तो इसीलिए अब क्या हुआ कि वो एक एथिस्ट बन गए इसके बाद। देयरफॉर मैन वॉज हिज थर्ड एंड लास्ट थॉट। अब वो एक एथिस्ट बन गए और उन्होंने अपने बुक एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में क्या बोला है, उन्होंने मटेरियलिज्म को वर्ल्ड का सेंटर माना है और उन्होंने गॉड की कंसेप्ट को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। उनके हिसाब से गॉड नामक या पर्सनल गॉड नामक कोई चीज़ नहीं होती, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इमॉर्टल है। उनके हिसाब से जो चीज़ जिस चीज़ को हम लोग कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड कहते थे वो कुछ भी नहीं था, वो इंसान की ही कॉन्शियसनेस थी। और जो चीज़ों को जिस चीज़ को बोला जाता था कि ये पर्टिकुलर भगवान का संदेश है या गॉड की नॉलेज है, वो किसी भगवान की नॉलेज नहीं होती थी, वो किसी इंसान की नॉलेज होती थी। मतलब किसी इंसान द्वारा वो कॉन्सेप्ट लाया गया है। The notion of God becomes nothing but a projection of man himself. The absolute to man is his own nature. तो उनके हिसाब से गॉड नामक कोई भी चीज़ नहीं थी या गॉड नामक कोई कंसेप्ट नहीं था, वो जस्ट एक मैन का ही एक बड़ा रूप था। मैन द्वारा ही इंसान द्वारा ही प्रोजेक्ट किया गया एक एक रूप था, उसका खुद का रूप था। और फ्यूअरबैक कहते हैं कि गॉड इज़ एन एलियनेशन ऑफ मैन। मतलब गॉड गॉड को एक अपने से अलग करके एक वस्तु बना के दिखाया गया इंसानों द्वारा। मतलब इंसान ने गॉड से एक अलगाववाद पैदा किया कि हम यहाँ पे धरती पर रह रहे हैं और एक ऊपर अलग से एक गॉड हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह की थ्योरी इंसान ने दी। तो इस पर कार्ल मैक्स क्या कहते हैं? तो मार्क्स पॉइंटेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ एज द कॉज ऑफ दिस एलियनेशन। तो इस एलियनेशन का कारण वो रिलीजन को नहीं मानते कि इस तरह से अलगाववाद या इस तरह से एक अलगाव की भावना कैसे हमें लगती है कि हम अलग हैं और भगवान एक अलग एंटिटी है। इस अलगाव की जो कारण है वो रिलीजन नहीं है। उनके हिसाब से इस अलगाव का कारण हमारा सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है। उनका ये मानना था कि जो लेबरों पे अत्याचार किए जाते हैं बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स, वो क्या करते हैं कि लेबरों से काम लेते हैं, मतलब सारा काम लेबर करते हैं और जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उन प्रोडक्ट पर उन लेबर्स का कोई हक ही नहीं होता। वो बस अपना काम करते हैं और उनको काम करने के पैसा मिलता है। जो चीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं उस पर उनका कोई हक नहीं है। तो इस सिस्टम को जो कार्ल मैक्स है वो अच्छा सिस्टम नहीं मानते और वो मानते हैं कि यही जो एक ख़राब सोसाइटी का एक रूप है। तो इस ख़राब सोसाइटी के कारण ही रिलीजन नाम की कोई चीज़ आई। ठीक है, उनका मानना है कि अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए सोसाइटी का, तो रिलीजन नाम की कोई चीज़ की होगी ही नहीं। मतलब रिलीजन की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि मैन
यहाँ पे एक आदमी सफ़र कर रहा है इस दुनिया में, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। तो अब इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए वो एक फैंटेसी वर्ल्ड को इमेजिन करता है, जो कि भगवान की दुनिया है, और वो सोचता है कि हम यहाँ पे कोई एज अ गेम जैसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और हमें अपना यहाँ पे बस काम करना है, और एक दिन हम लोग मतलब मर जाएंगे और अच्छी जगह पे जाएंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह की फैंटेसी के बारे में वो सोचता है। और ऐसा वो क्यों सोचता है? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकलना चाहता है, क्योंकि वो इस धरती पे बहुत परेशान है। और वो परेशान क्यों है? क्योंकि हमारा सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है सोसाइटी का। तो मार्क्स यही कहते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी का सोशल जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अगर वो ठीक हो जाए तो रिलीजन नाम की कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। फिर लोग अच्छे से रहेंगे तो उन्हें किसी पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ब्रूनो बेयर कार्ल मैक्स के एक फ्रेंड थे, तो उनका मानना था कि जब तक इस सोसाइटी में रिलीजन नाम की चीज़ है, या एक रिलीजन जैसा कॉन्सेप्ट इस सोसाइटी में है, तब तक इंसान मानसिक और साइकोलॉजिकल रूप से कभी भी फ्री नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट सोसाइटी में रहेगा, तब तक इंसान को यही लगेगा कि मैं बाउंडेड हूँ और मैं किसी बड़ी शक्ति द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हूँ। तो इस तरह से वो फ्री नहीं है। उन्होंने रिलीजन को काफ़ी नेगेटिवली समझा है, या उन्होंने रिलीजन को काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट में समझाया है। उनके हिसाब से रिलीजन इज़ एन इन्वर्टेड वर्ल्ड कॉन्शियसनेस बोला उन्होंने रिलीजन को, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी वस्तु से उत्पन्न हुआ है जो कि इनजस्ट है, सोसाइटी में इनजस्टिस है, इनह्यूमैनिटी है, इसीलिए रिलीजन है। अगर ये सारी एलिमेंट्स सोसाइटी में नहीं होती तो रिलीजन भी नहीं होता। उन्होंने कहा है कि रिलीजन इज़ द हार्ट ऑफ द हार्टलेस पीपल, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिटलेस सिचुएशन, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। अब उन्होंने रिलीजन को एक नशे की तरह बोला है कि मतलब लोगों को इसकी लत तो लग जाती है, लेकिन इन दी एंड वो हमारे किस तरह से जो नशा होता है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इसी तरह रिलीजन को भी उन्होंने ओपियम के साथ कनेक्ट करके दिखाया कि ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है किस तरह। सो रिलीजन ऑफर्स इल्यूजनरी हैप्पीनेस। रिलीजन हमेशा एक इल्यूजन देता है लोगों के सामने कि तुम जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छे अच्छे कर्म करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, या तुम जन्नत में जाओगे। तो इस तरह की इल्यूजनरी बातें करता है रिलीजन, और इस इल्यूजन के चक्कर में लोग असली हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। इसीलिए अगर हमें असली हैप्पीनेस चाहिए, जो कि हम इस धरती पर रहकर अगर लेना चाहते हैं, तो हमें रिलीजन के कंसेप्ट को पूरी तरह से सोसाइटी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से रिलीजन इज़ अ सोशल डिजीज़ उनके हिसाब से। तो और कार्ल मैक्स ये भी कहते हैं, द ओनली ट्रूथ थ्रू फिलॉसफी देयरफॉर इज़ अ थ्योरी ऑफ एक्शन। उनके हिसाब से जो इंसान करता है दैट इज़ द ओनली ट्रूथ, और जो वो क्लेम करता है, या जो वो क्लेम करता है कि यही सच है या यही सही है, वो चीज़ सही नहीं है। हम सिर्फ जो वो काम करता है या जो वो कर्म करता है दैट इज़ द ओनली ट्रूथ, और इसे ही थ्योरी ऑफ एक्शन बोला गया है। Marx remained an atheist because he thought the myth of the deity was an obstacle to the rehabilitation of poor and an impediment to complete happiness. उनके हिसाब से जो एक ये जो मिथ होती थी, तो ये हमारे असली हैप्पीनेस के बीच में एक बाधा थी, क्योंकि हम इस रिलीजन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम ये सोचें कि बाहर कोई ऐसी चीज़ है, एक अलग दुनिया है, तो हम जो रियलिटी में चल रही चीज़ है ना, उसको हम उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो रियलिटी में लोग सफ़र कर रहे हैं, हम उस चीज़ों पे, या जो असली की जो सफरिंग्स है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे अगर हम इन सब कॉन्सेप्ट पे बिलीव करेंगे। तो इसीलिए कार्ल मैक्स कहते हैं कि रिलीजन नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ना रिलीजन रहेगा और ना हम इल्यूजन के बारे में सोचेंगे, और हमारा जो पूरा फोकस है वो धरती पे, या जो प्रेजेंट हमारे सिनेरियो में लोगों की सफरिंग हो रही है या जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल एक्सपोजिशन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है।
तो इसमें मेनली क्रिटिक्स ने जो डिफरेंट थ्योरीज़ है रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ रिलीजन, उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में बताया है। नेचुरलिस्टिक थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्नेस्ट हैकल का क्या मानना था। तो अर्नेस्ट हैकल शुरुआत में एक साइंटिस्ट थे और बाद में उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल थ्योरी दी। तो क्रिटिक्स का मानना है कि उनका जो रियल फील्ड है वो साइंस है, और जिस तरह से साइंस में अजम्पशंस किए जाते हैं या प्री सपोजिशंस दिए जाते हैं, उस तरह से फ़िलासफ़ी में नहीं चलता। फ़िलासफ़ी में अजम्पशंस नहीं माने जाते, अजम्पशंस का प्रूफ मांगता है फ़िलासफ़ी। तो इसीलिए इस तरह से क्रिटिक्स ने नेचुरलिस्टिक्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थ्योरी की निंदा की। उनके हिसाब से नेचुरलिस्टिक थ्योरी में क्या दिक्कत थी? द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया प्रेजेंटेड बाय द नेचुरलिस्ट एज द होल रियलिटी इग्नोर्स सम फैक्ट एंड exaggerates others, thereby merely giving a distorted picture। उनके हिसाब से जो नेचुरलिस्ट थे उन्होंने केवल जो रियलिटी का है उसका केवल एक ही भाग दिखाया और उसे बड़ा चढ़ा कर दिखाया और दूसरे पार्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया। तो इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर एक पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया बाय नेचुरलिस्ट। फ्रूड ने जो हमें फादर गॉड के कंसेप्ट के बारे में बताया था, वो एक तो पहली बात है कि हर चीज़ में, हर रिलीजन में फादर गॉड वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए आप इसे कॉमनली एक कॉमन कंसेप्ट नहीं, एज अ कॉमन कंसेप्ट नहीं शो कर सकते। अगर हम गॉड को, या अगर हम फादर गॉड को एज अ फादर फिगर भी देखते हैं तो हम उसे एक कंपैरिजन में देखते हैं, हम उसे कोई लिटरली फादर फिगर में नहीं देखते गॉड को। तो जो क्वेश्चन है कि अगर ये जो एनालॉग दिया गया है कि गॉड को एज अ फादर फिगर देखना, तो वो कितना सही है और कितना गलत है, इस चीज़ के बारे में जो साइको एनालिस्ट हैं उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सिगमंड फ्रॉइड ने रिलीजन को न्यूरोसिस, एज अ न्यूरोसिस बताया था, एक मानसिक बीमारी या एक मानसिक रोग की तरह बताया था। तो कई सारे ऐसे थिंकर्स भी हैं जिन्होंने रिलीजन को अच्छे एस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया है और उसके पॉजिटिव फ़ायदे भी बताए हैं। तो इसको एज अ न्यूरोसिस बताना कहाँ तक ठीक होगा? तो इस चीज़ के बारे में भी क्रिटिक्स ने निंदा की है। और जो उनका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाला जो उनका आइडिया था उसको भी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनके हिसाब से जो रिलीजन है दैट इज़ जस्ट अ इल्यूजन, और इस इल्यूजन शब्द के आड़ में वो रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इल्यूजन भी किसी न किसी चीज़ से ही उत्पन्न हुआ होगा ना। ज़रूरी तो नहीं है कि ये किसी मतलब कि जो इल्यूजन है वो झूठी चीज़ होती है, हो सकता है कि वो सच भी हो। अगर तुम किसी चीज़ को इल्यूजन बता रहे हो तो तुम या तो उसको फुल्ली डिनाई करो कि वो चीज़ गलत है, क्योंकि इल्यूजन का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत है। इल्यूजन शब्द की आड़ में तुम ये नहीं बोल सकते कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये था क्रिटिकल एक्सपोजिशन। इस तरह से हमारा ये यूनिट फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालूँगी यूनिट 3 की। इसमें हम लोग कुछ कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। प्राक्सिस मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ थ्योरी, लेसन और स्किल इज़ प्रैक्टिस। इट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाइड इनटू वंस एक्शन। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको एक उस पे एक्चुअली काम करना या उस नॉलेज के हिसाब से एक्शन लेना, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। और टोटेमिज्म मैंने पिछले यूनिट में भी समझाया था कि एक रिलीजियस एक कोई ग्रुप होता है या कोई क्लैन होता है, तो वो एक पर्टिकुलर सिंबल की पूजा करता है। जैसे कि वो पर्टिकुलर सिंबल कुछ भी हो सकता है, वो एक एनिमल हो सकता है या वो कोई और भी नेचुरल फिगर हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल एंड।